हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू आई एग्री और आप देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फर्स्ट की एग्रोन 111 की सीरीज, जिसके अंदर हम आज करेंगे न्यूट्रिएंट का बचा हुआ टॉपिक, जिसका नाम है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन और उसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। आपके सिलेबस में तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स ही है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी वालों का कोई भरोसा नहीं है। वो कह सकते हैं कि वो ना आउट ऑफ सिलेबस में पूछ लेते हैं, जैसे कि वो आपसे कैल्शियम के रोग पूछ लेंगे, किस फसल में ये रोग लगता है, किसकी कमी से हो रहा है, और ऑप्शन में कहीं ना कहीं कैल्शियम आंसर होगा। और ऐसे ही कैल्शियम पे पूछ लेते हैं, मैग्नीज पे पूछ लेते हैं, बोरोन पे पूछ लेते हैं, आयरन पे भी पूछ लेते हैं, और कुछ कुछ जैसे आपने सुना होगा खैरा रोग के बारे में पूछ लिया, जिंक की कमी से होता है दांत का खैरा रोग। इस तरह के जो रेगुलर क्वेश्चंस जो आपको जेट में जो आपने देखे हैं, उस तरह के क्वेश्चन पहले सेमेस्टर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो आप उनको जरूर कंसीडर कीजिएगा। बाकी हम जब अगर कोशिश करेंगे कि पिछले पेपर हम सोल्व करें इस सीरीज में, तो हम जब वो करेंगे तब आपके साथ के साथ क्लियर हो जाएगी। अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की ही बात करते हैं। तो पहला आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सोर्स, मृदा में नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना। वैसे तो नॉर्मली मृदा में जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं उनका सोर्स मिनरल्स या खनिज ही होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ऐसा है जो ऑर्गेनिक मैटर से, कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त होता है। उसके बाद कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो ऑर्गेनिक मैटर, इसका नाइट्रोजन का अपटेक दो फॉर्म में करते हैं, एक कैटायन और एक आयन एनायन फॉर्म में। तो कैटायन वाली जो है उसको बोलते हैं अमोनियम, और एनायन वाली को बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रोजन दोनों फॉर्म में करता है, कैटायन फॉर्म में भी और एनायन फॉर्म में भी, मतलब धनायन फॉर्म में भी और ऋणायन फॉर्म में भी। जिसमें मोस्टली वो किस फॉर्म में करता है? नाइट्रेट की फॉर्म में। ओके जी, इसमें मोस्टली करता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन का अपटेक किया जाता है, उन पौधों को हम बोलते हैं एमिनोफिलिक प्लांट्स। ठीक है जी, ये कौन कौन से हैं? जैसे कि धान, पैडी, पोटैटो एंड शुगर केन, इनको बोलते हैं हम एमिनोफिलिक प्लांट। ठीक है जी, ये होते हैं जो पौधे में नाइट्रोजन इसमें अमोनियम की फॉर्म में अपटेक की जाती है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो फंक्शंस की बात करें तो उसमें लिखा है प्रमोट वेजिटेटिव ग्रोथ। ये क्या करता है? पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब कायिक वृद्धि को बढ़ाता है, जिसमें पौधा काफी हरा भरा और झाड़ीदार या बढ़िया ऐसे, जिसके अंदर पत्तियां वगैरह ज्यादा होती है, तना मजबूत होता है। ठीक है, काफी विशाल और बड़ा पौधा देने के लिए क्या होता है? नाइट्रोजन उत्तरदायी होता है। ओके, तो नाइट्रोजन जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ प्रदान करता है, कायिक वृद्धि प्रदान करता है। अगर नाइट्रोजन अच्छा होगा तो कायिक वृद्धि अच्छी होगी। असेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन, क्लोरोफिल फॉर्मेशन करता है, हरित लवण का निर्माण करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस काफी इंप्रूव होता है। ठीक है जी, और मेजर पार्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एल्केलॉइड्स, ठीक है जी, एमिनो एसिड्स, ये सबका घटक होता है नाइट्रोजन। इसकी वजह से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जीवन का एक बेसिक घटक है, कॉन्स्टिट्यूट है, और पौधों का भी एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूट है। ये इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो कि एनवायरनमेंट में 79% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, 79% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। हेल्प्स इन लीफ साइज एंड नंबर, ये वही बात होगी कि पौधे को बढ़िया विशाल करता है, तो लीफ साइज में और लीफ के नंबर में भी ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है नाइट्रोजन की, अगर अच्छी खासी मात्रा पौधे में पाई जाती हो तो। इसका एक्चुअली आपको ना नुकसान भी देखने को मिलता है। अगर पौधा ज्यादा हरा भरा और ज्यादा ऐसे अच्छा दिखेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, तो उसकी तरफ कीट पतंगे, जिसे इंसेक्ट वगैरह बोलते हैं, इंसेक्ट पेस्ट भी ज्यादा अटैक करते हैं ऐसे पौधे में। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ज्यादा होना भी घाटे वाली बात ही है। और वैसे नाइट्रोजन एक यूनिवर्सली डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट है, यूनिवर्सली डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन। और ये आपको जैसे इसमें लिखा कि क्लोरोफिल में
पाया जाता है। तो क्लोरोफिल और पोरफायरिन, अगर अगर आपने नाम सुना होगा, पोरफायरिन रिंग, जिसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है पोरफायरिन की। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखो, इसे पोरफायरिन की स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसकी पूरी स्ट्रक्चर तो मैं नहीं बना रहा, लेकिन इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ से पता लगता है कि किस तरह से घटक है, कॉन्स्टिट्यूट है, ठीक है। और अब बात करते हैं, जैसे ही वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ में काफी होता है, तो ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटी न्यूट्रिएंट है फूडर क्रॉप्स का, चारे वाली फसलों का ये क्वालिटी न्यूट्रिएंट है, क्योंकि उसमें हमें प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, दानों की, अनाज की या किसी तरह की बीज की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बीज उससे प्राप्त हो, फल प्राप्त हो, फूल प्राप्त हो, उससे हमें कोई आवश्यकता नहीं, हमें तो सिर्फ उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ से लाभ है, उससे ही हमें फायदा मिलेगा। तो ये फूडर क्रॉप्स के लिए नाइट्रोजन एक क्वालिटी न्यूट्रिएंट है, ये बात हम कह सकते हैं। अब चलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स पे। हाँ, नाइट्रोजन जितना ज्यादा मोबाइल है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन बहुत ज्यादा गतिशील तत्व है, बहुत ज्यादा मोबाइल है, न्यूट्रिएंट है, इसलिए जो जितना ज्यादा मोबाइल होता है, ज्यादा मोबाइल तत्व जो होते हैं, वो पुरानी पत्तियों पे अपने लक्षण दिखाते हैं, पुरानी पत्तियों पे सिम्टम दिखाते हैं। तो येलोविंग ऑफ ओल्डर लीव्स, पुरानी पत्तियों पे आपको क्या दिखेगा? येलो, होल लीफ बिकम येलो, ठीक है, पुरानी पत्तियों में पीले पीले धब्बे दिखाई देंगे, जिसे हम क्लोरोसिस बोलते हैं। प्लांट्स बिकम स्टंटेड, ठिकरे रह जाते हैं। जब वो कायिक वृद्धि बढ़ाएगा, उसकी पूर्ति होगी जब नाइट्रोजन की, तो कायिक वृद्धि बढ़ती है। तो अब पूर्ति की जगह कमी होगी तो क्या होगा? उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, कायिक वृद्धि कम रह जाएगी, तो पौधे ठिकरे रह जाएंगे। थिन वीक स्टेम, तने पतले रह जाएंगे, ठीक है, कमजोर रह जाएंगे, जिससे क्या होगा? फसल का गिरना भी देखा जाता है, क्रॉप लॉजिंग वगैरह। और अर्ली मैच्योरिटी हो जाएगी। लोअर प्रोटीन कंटेंट, दानों में प्रोटीन कम बनेगा। की पॉइंट आपको बताइए, नाइट्रोजन इज मोबाइल न्यूट्रिएंट, वो एक गतिशील तत्व है। सिम्टम्स अपीयर इन ओल्ड लीफ, उसके जो गतिशील तत्व होते हैं ज्यादा, जो हाईली मोबाइल होते हैं, उनके सिम्टम्स हमें पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ये बात हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब करते हैं फॉस्फोरस की बात। उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन के कुछ रोग है डेफिशिएंसी से होने वाले, तो वो है ब्रोंजिंग इन कॉलीफ्लावर एंड स्टारवेशन इन क्रॉप्स। ये तो होते हैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। और होलो वाले जितने भी रोग हैं, होलो वाले, होलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, होलो हार्ट इन पोटैटो, ये जो रोग है, ये होते हैं नाइट्रोजन की एक्सेस से, मतलब नाइट्रोजन की विषाक्तता से। नाइट्रोजन की मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये रोग देखने को मिलते हैं, होलो हार्ट और होलो स्टेम, कॉलीफ्लावर और पोटैटो में आपको। और वैसे ब्रोंजिंग इन कॉलीफ्लावर और स्टारवेशन इन क्रॉप्स, ये आपको नाइट्रोजन की कमी की वजह से देखने को मिलते हैं। चलिए जी, फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस, फास्फोरस को हम कह सकते हैं, फास्फोरस के बारे में आपको बताऊं तो फास्फोरस ना मृदा में इसका सोर्स कौन सा मिनरल है? एपेटाइट, एपेटाइट से प्राप्त होता है। मृदा में फास्फोरस जो है वो एपेटाइट से प्राप्त होता है, ठीक है जी। और फास्फोरस जो पौधे अपटेक करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं फास्फोरस का अपटेक? H2PO4 की फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब ये एसिडिक सॉइल में ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है इसकी। वैसे तो H2PO4 और HPO4, ठीक है जी, H2PO4 एंड HPO4 सेम अवेलेबिलिटी होती है 7.2 pH की। और नॉर्मली फोस्फोरस अच्छी खासी अवेलेबिलिटी दिखाता है इस पीएच पे, 6.5 टू 6.5 से लेकर 7.5 पीएच पे फोस्फोरस की अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। ये सबसे उपयुक्त पीएच है फोस्फोरस की अवेलेबिलिटी का। फिर भी आपको अगर एक छोटा सा सारणी में दिखाऊं कि मैं, आपने पीएच स्केल के बारे में सुना होगा, आपको पीएच स्केल की रेंज पता होगी, 0 से 14 होती है, ठीक है। यहाँ H प्लस आयन ज्यादा होते हैं, यहाँ OH नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं। तो H प्लस आयन यहाँ कम होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे H प्लस आयन कम होते हैं और यहाँ OH आयन कम होते हैं, H प्लस आयन ज्यादा होते हैं, ठीक है जी, क्लियर, ये आपको पता है।
यहाँ यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है एसिडिक सॉइल में H2PO4 की ज्यादा। ठीक है जी, यहाँ H2PO4 की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है और यहाँ न्यूट्रल में HPO4 टू की अवेलेबिलिटी ज्यादा और यहाँ अकेले PO4 3 की अवेलेबिलिटी ज्यादा। ठीक है जी, इस तरीके से। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, जब हम इस तरफ जा रहे हैं पीएच बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है, एच कम होते जा रहे हैं, एच आपको कम होते दिखेंगे। यहाँ पे एच दो थे, यहाँ एच एक था और यहाँ पे एच बचा ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि एसिडिक सॉइल में H2PO4 की जो मात्रा है वो ज्यादा होगी, फिर HPO4 की मात्रा आ जाएगी और जैसी सॉइल एल्केलाइन हो जाएगी तो PO4 की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, H2PO4 कम हो जाएगा, मतलब पौधों को जो फोस्फोरस की अवेलेबिलिटी है वो एल्केलाइन की तरफ कम होती जाती है। ओके, ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। अब करते हैं यहाँ बाकी बात बची हुई, हेल्प्स इन रूट डेवलपमेंट। बिल्कुल, अब ये क्या करता है, फोस्फोरस की मात्रा बढ़ेगी तो पौधों में रूट का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, पौधों में रूट का डेवलपमेंट भी बढ़ जाएगा। अब डेवलपमेंट बढ़ गया तो रूट गहराई में जाएगी, विस्तार करेंगी। तो इससे फायदा क्या होगा, ऐसे कह सकते हैं कि फोस्फोरस जो है इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्रोट रेजिस्टेंस है, ड्रोट रेजिस्टेंस। फोस्फोरस इनडायरेक्टली ड्रोट रेजिस्टेंस है। तो डायरेक्टली ड्रोट रेजिस्टेंस कौन है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी इतनी बात करते हैं कि फोस्फोरस एक इनडायरेक्टली ड्रोट रेजिस्टेंस है। दूसरी बात ये, एसेंशियल फॉर एनर्जी ट्रांसफर। बिल्कुल, ये एनर्जी ट्रांसफर में भी और एटीपी के फॉर्मेशन में भी ये काफी मददगार साबित होता है, क्योंकि ये उसका कंपोनेंट है। एटीपी का क्या है, कंपोनेंट है, घटक है, इसीलिए इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। फॉस्फोरस को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। और एक बात और, फॉस्फोरस को की ऑफ लाइफ भी कहते हैं, की ऑफ लाइफ। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉर्मेशन करता है डीएनए का एंड आरएनए का, ये फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे की ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये सीड फाइटिल में भी पाया जाता है, ये सेल डिवीजन में और सेल डेवलपमेंट में भी मदद करता है। तो फॉस्फोरस की ऑफ लाइफ तो है ही। ओके, इम्पोर्टेंस फॉर फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग, ये फ्लोरिंग और फ्रूटिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। हेल्प्स इन अर्ली मैच्योरिटी, अर्ली मैच्योरिटी में मदद करता है। इंक्रीज सीड फॉर्मेशन एंड सीड क्वालिटी, सीड फॉर्मेशन सीड क्वालिटी में भी मदद करता है। ठीक है जी, ये एनर्जी ट्रांसफर में भी काफी मदद करता है ये। ठीक है, ये बात हो चुकी है। तो ये थी फास्फोरस के कुछ फंक्शंस। ठीक है, डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो ये पर्पलिश रेड कलरिंग दिखाता है लीफ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एक ये रूट डेवलपमेंट वाला, ठीक है जी, रूट डेवलपमेंट वाला, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, रूट डेवलपमेंट वाला इंपॉर्टेंट है, और ऐसे कह सकते हैं कि एक पर्पलिश रेड कलर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको देखने को मिल सकता है। पुअर रूट ग्रोथ, अब जैसे रूट डेवलपमेंट में मदद करता है, रूट को विस्तार करने में, अच्छी रूट्स डेप्थ तक जाए तो फोस्फोरस डाला जाता है। ठीक है, अगर फोस्फोरस की कमी हो जाएगी तो पुअर रूट ग्रोथ तो रहेगी रहेगी, ये तो उसका मेन फीचर ही था। जब डिले मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को डिले कर देगा, क्योंकि अर्ली मैच्योरिटी में उसका योगदान है। जब फोस्फोरस की मात्रा अच्छी होती है तो स्टंटेड प्लांट्स, प्लांट की वृद्धि को रोक देना। फ्यूअर फ्लोवर एंड सीड्स, फूल भी कम मिलेंगे, फूल कम मिलेंगे तो फल कम बनेगा, फल कम बनेगा तो सीड कम बनेगी। ठीक है, तो इस पे ये पूरा लिखा हुआ है। इसके अगर डिजीज देखें तो डिजीज है सिक्कल, ऐसे कुछ था, सिक्कल, सिक्कल लीफ डिजीज है, सिक्कल लीफ डिजीज देखने को मिलती है पौधों में, सिक्कल लीफ लीफ डिजीज। अगर पौधे में फॉस्फोरस कम होगी तो उसमें सिक्कल लीफ डिजीज देखने को मिलेगी। और इसका एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ये होता है कि एक पौधे, अगर एक पोषक तत्व में वृद्धि, जैसे हमने देखा कि फॉस्फोरस में अगर वृद्धि होती है, फॉस्फोरस ज्यादा होता है तो दूसरे तत्व कम हो जाएंगे, कौन से, जिंक और आयरन, इसमें की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है फॉस्फोरस के साथ जिंक और आयरन का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, मतलब एक दूसरे के विपरीत। फॉस्फोरस बढ़ा
तो जिंक और आयरन कम हो जाएगी, जिंक और आयरन बढ़े तो फास्फोरस कम हो जाएगा। ये चीज देखने को मिलती है, मतलब आपस में इनकी बनती रही है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं पोटेशियम की तरफ। पोटेशियम को पौधे K+ की फॉर्म में अपटेक करते हैं। पोटेशियम का मृदा में सोर्स कौन सा खनिज है? ये है माइका और फेल्डस्पार। ठीक है जी, माइका और फेल्डस्पार ये खनिज है जहां से पोटेशियम क्या होता है, मृदा में मिलता है। ये सोर्स है। सोर्स से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, तो सोर्स भी आप ध्यान रखना। पोटेशियम क्या करता है जी? अब पोटेशियम एक तो ये किसी भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये हिस्सा नहीं है, घटक नहीं है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये घटक नहीं है। पोटेशियम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपनी भूमिका नहीं अदा करता। ठीक है जी। और बताएं कि ये सेल सैप में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में उपलब्ध होता है। ठीक है, और ये कोशिका का पीएच है, जो पीएच वो रखता है 8 तक मेंटेन रखता है, 8 के आसपास मेंटेन रखता है, पीएच को मेंटेन रखता है 8 के आसपास। और अब बात करते हैं कुछ फंक्शंस की। रेगुलेट्स वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस को कैसे रेगुलेट करते हैं, इसके मेन फीचर है, इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। ठीक है, मेन फीचर्स के बारे में। पोटेशियम ये करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को मेंटेन करता है, इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे। ठीक है, फिर कहता है कि कंट्रोल ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। इंप्रूव ग्रेन फिलिंग एंड क्वालिटी, ये क्वालिटी प्रदान करता है, क्वालिटी प्रदान करता है, इसीलिए इसे क्वालिटी न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। ये इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेशियम के। पोटेशियम को क्वालिटी न्यूट्रिएंट भी कहते हैं क्योंकि ये फाइबर क्रॉप्स में फाइबर इंप्रूव करता है। ठीक है, ये जैसे आपने टोबैको वगैरह क्रॉप्स है उसमें लीफ बर्निंग कैपेसिटी, ज्वलन क्षमता है जो पत्ती की, उसको इंप्रूव करता है। ठीक है, तो ये क्वालिटी न्यूट्रिएंट है। और स्टार्ची क्रॉप का, तो ये स्टार्ची क्रॉप्स होती है जो, स्टार्ची क्रॉप्स का ये लग्जरी कंजप्टिव न्यूट्रिएंट है। लग्जरी कंजप्टिव न्यूट्रिएंट है स्टार्ची क्रॉप। स्टार्ची क्रॉप जैसे आपके शुगर केन, शुगर बीट, शुगर केन, शुगर बीट, पोटैटो। ठीक है, ये स्टार्ची क्रॉप्स होती है, इनका ये लग्जरी कंजप्टिव है। तीसरा ऐसे कह सकते हैं कि ये हार्डनिंग न्यूट्रिएंट है, हार्डनिंग न्यूट्रिएंट ऑफ लेग्यूम क्रॉप्स इन विंटर। हार्डनिंग न्यूट्रिएंट मतलब विंटर में जब लेग्यूम क्रॉप्स के लिए परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती, तब ये उनको क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये उनके लिए हार्डनिंग न्यूट्रिएंट है, लेग्यूम क्रॉप्स के लिए। और एक बात और बता दूं, फोस्फोरस पे हमने पढ़ा था कि वो फोस्फोरस जो है वो इनडायरेक्टली ड्रोट रेजिस्टेंस है, तो पोटेशियम आपका क्या है, डायरेक्टली ड्रोट रेजिस्टेंस। ठीक है, फोस्फोरस था इनडायरेक्टली और पोटेशियम है डायरेक्टली ड्रोट रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं हेल्प इन एंजाइम एक्टिवेशन। 60+ एंजाइम के लिए ये क्या है, उत्तरदायी है, उसका क्या है, उत्प्रेरक है, एज अ कैटलिस्ट काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। एंजाइम एक्टिवेशन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए एक बात और, इसे स्ट्रेस अवॉइडर न्यूट्रिएंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पोटेशियम के कुछ इतने सारे नाम जो मैंने आपको बताया, ये आप याद जरूर रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो येलोइंग एट लीफ मार्जिन, ये जो पत्ती होती है, पत्ती के मार्जिन पे आपको येलोइंग देखने को मिलती है, मार्जिन पे, किनारों पे।
जिसे हम स्कोर्चिंग कहते हैं। ब्राउन नेक्रोसिस नेक्रोटिक स्पॉट्स, भूरे धब्बे देखने को मिलते हैं। और इसमें डाइबैक डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है, डाइबैक डिजीज। वीक स्टेम्स, तने जो है कमजोर रह जाते हैं, जिससे क्रॉप लॉजिक हो जाती है। क्रॉप लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब है गिरना, तो क्रॉप लॉजिक देखने को मिलता है। पुअर ग्रेन क्वालिटी, क्वालिटी न्यूट्रिएंट है। अगर अगर इसमें पोटेशियम कम हो जाएगा तो क्या होते हैं? पुअर ग्रेन क्वालिटी। और एक बात और, ये ना इसको हिडन हंगर न्यूट्रिएंट के नाम से भी जाना जाता है। हिडन हंगर न्यूट्रिएंट के नाम से। आपको इसकी कमी के लक्षण ऐसे दिखाई नहीं देंगे, अचानक पता लगेगा इसके, इसलिए इसे हिडन हंगर न्यूट्रिएंट के नाम से भी जाना जाता है। रिड्यूस डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप, सॉरी रिड्यूस डिजीज रेजिस्टेंस। अगर ये आपको पौधे को जब इसकी मात्रा अच्छी होती है तो पौधे को अगर रेजिस्टेंस बनाता है, उसको क्षमता प्रदान करता है, तो ये उसकी वो क्षमता कम भी कर देता है। तो जो इसकी पावर होती है पौधे की, रेजिस्टेंस की, वो कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी कमी होने पे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। डेफिशिएंसी अपीयर्स इन ओल्डर लीव्स, क्योंकि ये मोबाइल है तो इसकी डेफिशिएंसी जो है आपको पुरानी पत्तियों पर ही दिखाई देगी। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में छोटा सा हो रहा है, वो और बता देता हूँ। फोस्फोरस के बारे, फोस्फोरस के बारे ये कि फोस्फोरस मोबाइल है प्लांट में, ये प्लांट्स में मोबाइल थे, ठीक है। फोस्फोरस मोबाइल है प्लांट्स में, लेकिन सोइल में कैसे है? इमोबाइल है, गतिशील नहीं है। तो ये फोस्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट्स में हाईली मोबाइल है और सोइल में इमोबाइल है। तो आप ये बात जरूर याद रखिए कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है जी। तो आज आपका हुआ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पूरा, और ये मेरी समरी टेबल है जिसके अंदर मैंने बताया नाइट्रोजन के क्या क्या काम है, फास्फोरस के क्या क्या काम है, पोटेशियम के क्या क्या काम है, और इनकी कमी से क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत इसमें लिखा हुआ है, समराइज करने करके लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।